ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, ना पूछो मेरी मंजिल क्या है, अभी तो मैंने सफर शुरू किया है। ना हारूंगा कभी हौसला, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं आज की हमारी लाइव क्लास। और जल्दी सी जो बच्चा जुड़ गया है वो अपने साथियों को क्या कर ले, इसके अंदर जोड़ ले और फिर आज के लाइव सेशन हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करें तो मेरे साथ बोलोगे भारत माता की जय और शुरू करें आज की हमारी क्लास। ये रहा आपके सामने हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या है आज हमारा पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल, हमारा पहला क्वेश्चन कि वैदिक काल में, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर कौन सा था? वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला कर कौन सा था? कि वैदिक काल में राजा है वो अपनी प्रजा से, अपनी जनता से कौन सा कर लेता था? इसमें जजिया कर, हैक ए सूर्स कर, बलि कर और कोइन। आपके सामने चार हैं, याद रखना। पहला आपका जजिया, दूसरा हैक ए सूर्स और तीसरा आपका क्या है प्यारे साथियों, आपका बलि। तो जल्दी सी कमेंट बताओ, करो जल्दी से कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जिसने भी सही बताया है बलि, उसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने भी बताया है बलि उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात करें जजिया कर, तो दोस्तों जजिया कर है ये गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। कौन सा था प्रिय बच्चों? तो ये कौन सा था? गैर मुसलमानों। गैर मुसलमानों की जगह क्या आ सकता है आपका? हिंदू भी आ सकता है। तो क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, याद रखना क्या आ सकता है कि हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? तो कौन सा था प्यारे बच्चों? तो आपका कौन सा था? जजिया कर। जजिया कर की बात आते ही आपके दिमाग में चार राजा आने चाहिए। एक तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्यारे बच्चों कासिम, एक प्यारे बच्चों आपके सामने दिमाग में आना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। नोट करो बच्चों सब अपनी बुक के अंदर। तीसरा आपके आना चाहिए अकबर, चौथा आना चाहिए औरंगजेब, औरंगजेब और प्यारे बच्चों एक और याद रख लेना, मोहम्मद शाह रंगीला। ये जजिया कर आपका पूरा होता है। जजिया कर का बस इतना ही मैटर है प्यारे बच्चों। कासिम की बात करूं तो कासिम याद रखना सर्वप्रथम लगाया। सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? कासिम ने। कहा? तो प्यारे बच्चों याद रखना सिंध क्षेत्र में। कौन से में प्यारे बच्चों? सिंध क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जजिया कर कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? कासिम लगाता है। फिरोज शाह तुगलक, तो जजिया कर क्या था प्यारे बच्चों? ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, तो इसने क्या किया था? ब्राह्मणों से आपका क्या किया था प्यारे बच्चों? जजिया कर लिया। ब्राह्मणों से क्या लिया था? जजिया कर लिया। फिर अकबर याद रखना प्यारे बच्चों 1564 में जजिया कर को क्या करता है? समाप्त करता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अकबर क्या करता है? 1564 में समाप्त करता है। औरंगजेब क्या करता है? 1679 1679 में इसे क्या करता है प्रिय बच्चों? पुनः शुरू कर देता है। बिल्कुल क्लियर है सर। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इन जजिया कर को पूर्णतः क्या करता है? प्रतिबंध। क्वेश्चन आ गया पूर्णतः जजिया कर को प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? तो कौन सा था आपका? मोहम्मद शाह रंगीला। प्यारे बच्चों क्वेश्चन की गहराई तक अब हमें जाना होगा। आज नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हुआ था और उसका पेपर इतना फाड़ू आया पूछो मत। जिस बच्चे ने 25 क्वेश्चन किए हैं 50 में उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
इतना फाड़ू पेपर आया था, और वो बच्चे तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चों। तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करके पूरा का पूरा करके चलना है एग्जाम के अंदर। आप हल्के में नहीं ले सकते किसी भी चीज को। फिर हकेसुर्स, तो प्यारे बच्चों हकेसुर्स था, ये कृषिकर था आपका। कौन सा था? कृषिकर था। और कृषिकर किसने लगाया था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था बच्चों। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली में नहर निर्माण करवाया इसने। निर्माण इसने क्या करवाया था? पूर्ण करवाया था। अब क्या होता था कि दिल्ली के अंदर जो भी किसान है, जो भी किसान इन नहरों के पानी का उपयोग करता, किसान क्या करता है? जो ये नहर है, इन नहर के पानी का उपयोग करता, तो उस किसान को कुल उत्पादन का 1/10 किसको देना होता? सुल्तान को। 1/10 किसको देगा? वो सुल्तान को देगा। गुरुजी वेरी गुड, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। किसको देगा? तो किसको देगा? याद रखना, सुल्तान को देगा। तो ये क्या था आपका? हकेसुर्सकर। और याद रखना एक बात और यहां पर कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करवाता हूं कि नहर निर्माण का कार्य शुरू कौन करवाता है? नहर निर्माण शुरू कौन करवाता है? तो वो आपका कौन करवाता है? याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक। कौन करवाता है? गयासुद्दीन तुगलक करवाता है। कौन करवाता है प्यारे बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक करवाता है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आप इसको क्या कर लो, एक बार नोट कर दो। एक बार आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लिया एक बार। जजियाकर गैर मुसलमानों से अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। हकेसुर्स कौन सा था? कृषि कर था। बलि क्या था? तो वैदिक काल में राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो कौन सा था? याद रखना प्यारे बच्चों, आपका बलि था। चलो गुरुजी आ गए, बिल्कुल चाल से बच्चों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रशंसा, सबसे ज्यादा बड़ाई किसकी की गई है? प्रशंसा मतलब बड़ाई। हमारे घर वाले भी हमारी बहुत बड़ाई करते हैं। कोई काम करवाना हो जना गोली कह देगा कि मारे ई छोरा की ओढ़ तो कोई को नहीं हो। मेरा 4 जामिया पण भाई 3 कोई काम का कोने। ई छोरा ने आज तक की मुंडा ना कोनी सुनी मैं। हर बिन बेचारा ने रगड़ बोखरिंगा खे खे की। हाँ मतलब होता है इसमें, कोई अपने माता पिता के प्रति समर्पित भी होता है, लेकिन बड़ाई कर कर की घर का काम बहुत करवाना हो कि ओ मेरो चांद 10 रुपया दूंगी, 5 रुपया दूंगी, 2 रुपया नानेरा लेकी। मतलब प्रशंसा हमारी करते रहते हैं कि वो बहुत होशियार है, फर्स्ट डिवीजन आओगी का हर 8 फेल होने का टांचा हो रही। तो देखो प्रशंसा किसकी की गई है? अग्नि की, इंद्र की, विष्णु की, मरुत की। तो ऋग्वेद में बता देता हूं 4 वेदों में सबसे पुराना क्या है प्रिय बच्चों? पुराना और सबसे बड़ा। कौन सा सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वेद है प्रिय बच्चों? आपका कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। अब इस ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रशंसा किस देवता की गई है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें याद रखना किसकी की गई है? भगवान इंद्र की गई है। भगवान इंद्र की बात करें तो इसमें 250 सूक्त समर्पित है। इसको 250 सूक्त है आपके किसको समर्पित है प्रिय बच्चों? इंद्र को समर्पित है। फिर बात करें इंद्र भगवान है तो इंद्र भगवान युद्ध का देवता, और याद रखना इंद्र भगवान वर्षा का देवता। वर्षा का देवता तो याद रखना कि युद्ध का देवता या वर्षा का देवता है आपका कौन था? तो कौन था बच्चों? आपका इंद्र भगवान। अग्नि की बात करें तो अग्नि में याद रखना प्यारे बच्चों 200 सूक्त समर्पित है। कितने हैं अग्नि के प्रति? कितने हैं? तो 200 सूक्त समर्पित है सर, वेरी गुड। फिर याद रखना प्यारे बच्चों कि अग्नि है ये क्या करता था? ये मनुष्य और देवता के बीच जो आदान प्रदान था बातों का वो किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। विष्णु याद रखना दोस्तों पालनहार या पृथ्वी के ऊपर व्यक्तियों का जो आपका संरक्षक था,
वो आपके कौन थे? विष्णु जी थे। मारुत याद रखना आंधी और तूफान का देवता। आंधी और तूफान का आपका देवता कौन था? तो आंधी और तूफान का देवता प्यारे साथियों आपका कौन था? मरुत था। रह जाएगा याद। आपके सामने है अग्नि, तो अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे। इंद्र भगवान सबसे ज्यादा प्रशंसा कितने? सर 250 सूक्त किए गए हैं इसके अंदर। विष्णु भगवान ये सृष्टि के ऊपर पालनहार और संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। मरुत, इन्हें आंधी और तूफान का क्या कहा जाता है प्रिय बच्चों? देवता कहा जाता है। चले हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और वासुमित्र। आपके सामने 4 ऑप्शन है प्रिय बच्चों। महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और वासुमित्र। जो राइट आंसर होगा क्लिक करो और दो। वेरी गुड। और साथ साथ में क्लास को क्या करते रहा करो? शेयर करते रहा करो। साथ साथ में क्लास को क्या करते रहा करो? शेयर करते रहा करो। अभी गर्मिया को सीजन आ रहे है और एक बार अंग्रेज आयो भारत के मैंने। अंग्रेज आयो तो वो कमरा में सोयो तो बिन मच्छर खा लागा तो वो क्या करे है, 1-2 मच्छर ने तो मारे। और भी के बाद में सोचा यार मच्छर ना अपन लाइट में दिखता होगा तो लाइट बंद कर दिया तो इन दिखेगा गोन्या। तो अंग्रेज लाइट बंद कर दे। लाइट बंद करया बाद में जुगनू आ जा। जुगनू आता नहीं, अंग्रेज है वो सिर पकड़ लेगा। ओ माय गॉड, खया है तो अंधेरा में भी खाए ही भारता मच्छर तो मच्छर और जुगनू को नहीं बेरो है ना कया कैसा या घटना भी घटित हो जाए। तो ये बताओ चलो प्रथम बौद्ध संगीति। पहले बौद्ध संगीति की मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। बौद्ध संगीति कितनी बुलाई गई थी प्रिय बच्चों? 4 बुलाई थी। कितनी बुलाई गई थी? 4 बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। 4 बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। उसमें जो पहली बुलाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन था प्रिय बच्चों? तो कौन था? महाकश्यप था। जब भी बौद्ध संगीति से आए तो याद रखना प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 4 बौद्ध संगीति बुलाएगी। फिर याद रखना एक तरफ सन याद रखना किस सन में बुलाई गई थी। फिर स्थान याद रखना किस स्थान के ऊपर। राजा कौन था जिसने ये बुलाई थी प्रिय बच्चों? और अध्यक्ष कौन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उस संगीति की या बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? तो पहली की बात करें तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व दोस्तों आपकी क्या बुलाई गई थी? पहली बुलाई गई। पहली कहां पर बुलाई गई थी? राजगृह के अंदर। कहां पर बुलाई गई थी प्यारे बच्चों? राजगृह में बुलाई गई थी। राजा कौन था आपका? अजात शत्रु। अजात शत्रु आपका कौन था प्यारे बच्चों? राजा था। फिर अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी प्यारे बच्चों? महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इनको नोट करते जाना प्यारे बच्चों। दूसरी 383 ईसा पूर्व बच्चों। 383 ईसा पूर्व प्यारे बच्चों। 383 ईसा पूर्व कहां पर बुलाई गई? तो सर वैशाली में। वेरी गुड, शाबाश। क्लास को एक बार शेयर करते रहो साथ साथ में। बुलाई किसने थी? तो याद रखना किसके द्वारा बुलाई गई थी? कालाशोक के द्वारा। कालाशोक के द्वारा बुलाई गई थी। फिर प्यारे बच्चों याद रखना अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? सवाकामी के द्वारा की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति सर ये 251 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर बुलाई गई थी? सर ये पाटलिपुत्र के अंदर बुलाई गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, शाबाश। पाटलिपुत्र में बुलाई गई। किसने बुलाई थी? राजा कौन था? तो सर वो तो हमारा सम्राट अशोक था। तो बिल्कुल राइट आंसर अशोक था। सर अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिसने। वेरी गुड, मोगलीपुत्र तिसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। क्या बात है, बहुत होशियार हो गए हो प्यारे बच्चों। चौथी बुलाई गई थी वो प्रथम शताब्दी में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? प्रथम शताब्दी के अंदर बुलाई गई थी प्यारे बच्चों। प्रथम शताब्दी के अंदर बुलाई गई थी। और कहां पर बुलाई गई थी? तो प्यारे बच्चों ये बुलाई गई थी कुंडन वनग्राम। कुंडन वनग्राम के अंदर बुलाई गई थी। कुंडन वनग्राम कहां पर पड़ता है बच्चों आपका? तो कुंडन वनग्राम आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पर बुलाई गई। किसने बुलाई थी? तो कनिष्क ने बुलाई थी। किसने बुलाई थी बच्चों? कनिष्क के द्वारा बुलाई गई।
और अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता आपके किसने की थी? वासुमित्र। वासुमित्र के साथ प्यारे साथियों याद रखना अश्वघोष। अश्वघोष, वासुमित्र और अश्वघोष के द्वारा क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। प्यारे बच्चों ये आपकी चारों बौद्ध संगीति हो गई है। एक बार इनको पुनः रिपीट कर लेना और कॉपी के अंदर इनको क्या कर लेना? नोट कर लेना। बिल्कुल आपका बौद्ध संगीतियों से आपका क्या नहीं होगा? क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक बार नोट कर लो इनको, चलते हैं फिर आगे। अपने यहाँ पर कबाड़ी आदमी तो बहुत होते हैं। देखो दिमाग जिस आदमी के होगा वो कहीं पर भी कमा कर खा सकता है। देखा नहीं कि बच्चों आप मार्केट के अंदर जाओगे तो मार्केट में मिठाई वाला दुकान के ऊपर क्या लिख कर रखता है? पड़ोसन जैसी मीठी मिठाइयों वाली दुकान और पत्नी जैसी तेज तरार नमकीन वाली दुकान, आओ और स्वाद उठाओ। बोलता है नहीं बोलता? तो लोगो काम करता है आदमी का। कर लिया? चलें आगे? बिल्कुल सर। आओ तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर लें इसको। ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यारो ये क्या जाता है ये बीच बीच में? ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? क्या पूछ रहा है बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख कौन करता है? बदायूंनी करता है, अमीर खुसरो करता है, एपियानस करता है और काशीराज पंडित करता है। तो प्यारे साथियों आपके सामने चार ऑप्शन है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का उल्लेख है वो कौन करता है? तो युद्ध का उल्लेख कौन करता है? बदायूंनी करता है, अमीर खुसरो करता है, एपियानस करता है और आपका काशीराज पंडित करता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन करता है प्यारे बच्चों इसका उल्लेख? तो सर इसका उल्लेख करता है एपियानस। कौन करता है? एपियानस करता है। बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश बच्चों। और ये एपियानस क्या बोलता है कि जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, युद्ध के बाद 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को कौन देता है? तो कौन देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को उपाधि कौन सी देता है? निकेटर की उपाधि देता है। किसकी देता है? निकेटर की उपाधि देता है। और क्या कर सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? अपनी पुत्री हेलेना, हेलेना का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। शर्तें क्या थी कि हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के जो संतान होगी वो संतान हिंदुस्तान का उत्तराधिकारी या चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। शर्त थी ये। फिर बदायूंनी की बात करें तो दोस्तों बदायूंनी ने पुस्तक लिखी थी मुतखाब उद तवारिक। मुतखाब उद तवारिक, मुतखाब उद तवारिक जो पुस्तक लिखी थी वो बदायूंनी ने लिखी थी प्यारे साथियों। और 1576 के अंदर आपका जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों। तो उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? वापिस आ रहे होगे? उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो उसका प्रत्यक्षदर्शी आपका कौन था? बदायूंनी। अमीर खुसरो है दोस्तों, अमीर खुसरो जिसको भारत का क्या कहा जाता है? तोता। भारत का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो है ये दोस्तों याद रखना, पुस्तक लिखता है खजवाइन उल फतवा। खजवाइन उल फतवा, उल फतवा पुस्तक के अंदर ये क्या करता है? ये बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नीति के तहत उत्तरी भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। काशी राज पंडित है ये दोस्तों आपका 1761 के अंदर जो पानीपत का तरते युद्ध हुआ था, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी प्यारे बच्चों, उसका उल्लेख कौन करता है? काशीराज पंडित करता है। कौन करता है? काशीराज पंडित करता है। एक बार इन सबको क्या करो? नोट करो। फिर चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे हिंदुस्तान की पत्नियां ने
वो अपने पति के लिए भगवान से बहुत दुआएं मांगती हैं कि हे भगवान मेरे पति को इतना अमीर बना देना, इतने बहुत सारे पैसे दे देना, बड़ा बंगला, गाड़ी, मतलब बहुत ज्यादा पैसे। अपने लिए बेचारी कुछ नहीं मांगती। तो भगवान एक दिन परेशान होकर बोले कि कन्या कुछ तो तेरे के लिए भी मांग। बोली जरूरी को ना, बिन दे दे तू, बिन दिया बाद में बिकनू लेने की जिम्मेदारी मेरी, बात मेरे पर छोड़ दो, मैं बिकनू आप ही ले लूंगी। आओ लिख लिया। बदायूनी ने क्या किया? हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के विजय का उल्लेख। एपियानस क्या करता है? तो ये क्या करता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है उसका उल्लेख करता है। काशीराज पंडित क्या करता है? 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है बच्चों, उसका क्या करता है? उल्लेख करता है। समझ में आया? डन। चले आगे। चलो आओ, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया दोस्तों? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? बुलंद दरवाजा थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको, कहां पर है? यूपी। यूपी में है। और याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा। फिर याद रखना इसका निर्माता कौन था? तो जिस भी प्यारे बच्चे ने सही आंसर दिया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। हुआ क्या था 1572 के अंदर? 1572 गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। याद रखना गुजरात की जो विजय थी वो अकबर की तीव्रतम विजय मानी जाती है। तीव्रतम अभियान माना जाता है इसका। तीव्रतम अभियान इस प्रकार माना जाता है कि बताते हैं इतिहासकार की 450 किलोमीटर की यात्रा है, वो मात्र 11 दिन के अंदर इसने क्या की थी? पूरी की थी। और गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने प्यारे बच्चों क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कहां पर आपका? यूपी। यूपी में भी पूछे तो आपका कहां पर है प्रिय बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। वहां पर भी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर प्यारे बच्चों स्थित है। शाहजहां की काफी बता चुका हूं मैं काफी बार, जहांगीर के बता चुका हूं, औरंगजेब की भी याद रखना। औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा कहां पर है दोस्तों? तो कहां पर है सर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वेरी गुड। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। और बीबी का मकबरा इसको दक्षिण आ जाए या दक्कन आ जाए, दक्कन का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। ताजमहल। तो दक्कन का ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल। बीबी के मकबरे को निर्माता कौन था प्यारे बच्चों? तो निर्माता इसका कौन था? याद रखना कौन था? औरंगजेब था। बिल्कुल क्लियर। चलें आगे। यस आओ, ये रहा। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण बनते हैं? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। जल्दी से बताओ भाई आंसर कि किस गति के कारण पृथ्वी के ऊपर क्या बनते हैं? दिन और रात। दैनिक गति, वार्षिक गति, छमाही गति और तिमाही। तो याद रखना किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? दैनिक गति के कारण बनते हैं। और दैनिक गति जिसको आप परिभ्रमण और इसी को आप क्या बोल सकते हो? आपकी दैनिक गति। दैनिक हो गया, इसी को आप दूसरा नाम बोल सकते हो घूर्णन गति। इसी गति के कारण क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं प्यारे बच्चों। किस गति के कारण बनते हैं? तो याद रखना किस गति के कारण बनते हैं? दैनिक गति के कारण बनते हैं। उसके बाद याद रखना क्वेश्चन आपका आता है सदैव। देखो ये आपका ग्लोब है और याद रखना सही कौन बने हो वो जो बना देश है अपने कौन सा लगा है। तो जो आपकी ये भूमध्य रेखा है दोस्तों, सबसे भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? भूमि के बीचों बीच आपका जो ग्लोब है उसके बीचों बीच खींची गई है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। ऊपर जो आपकी होती है तो ऊपर आपकी कौन सी होती है? कर्क रेखा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये याद रखना सूर्य सदैव सीधा कहां पर चमकेगा? तो सीधा सदैव सूर्य कहां पर चमकता है? तो सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? आपका
भूमध्य रेखा पर सदैव सीधा चमकता है। अतः याद रखना कि भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा यहाँ पर सदैव दिन रात क्या रहेंगे, सदैव दिन रात क्या रहेंगे, समान। सदैव दिन रात समान कहां पर रहते हैं, भूमध्य रेखा पर। फिर बात करें, याद रखना प्यारे साथियों कि कर्क रेखा, हम कहां पर रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर रहते हैं। हम कहां पर रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन रात क्या होगी, छोटी होगी। रात छोटी होगी वो कब होगी प्यारे बच्चों, 21 जून को। हमारे उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी रात कब होती है, सबसे बड़ी रात, तो गुरुजी सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जिस दिन रात बड़ी होगी दिन क्या होगा बच्चों, दिन क्या होगा, छोटा होगा। तो वो कब होगा, तो 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके क्या होता है बच्चों, विपरीत होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आ गया था कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा 2 बार काटती है किस नदी को, माही नदी को। भूमध्य रेखा 2 बार किसको काटती है, तो याद रखना कांगो या जायरे नदी को, कांगो या जायरे नदी को। और कमेंट में करो मकर रेखा 2 बार किसको काटती है, तो मकर रेखा 2 बार किसको काटती है, लिम्पापो नदी को। किसको काटती है, लिम्पापो नदी को काटती है। और याद रखना पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगा लेती है, तो प्यारे बच्चों लगभग कितने हावर्स के अंदर लगा लेती है, 24 हावर्स के अंदर लगा लेती है। कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड के समथिंग ये क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसी के कारण क्या बनते हैं, यहाँ पर दिन रात बनते हैं। चले बच्चों, चलो सर आओ। निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, आपके सामने ऑप्शन है बच्चों की लेटेराइट मिट्टी है वो आपकी किस राज्य के अंदर पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी आपकी किस राज्य में, मिट्टी अपने कितने प्रकार के, 8 प्रकार की। उसमें जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहां पर, केरल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एवं द दोनों। लास्ट का आपका द का है वो क्या है आपका, एवं द दोनों। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसका क्या करो, आंसर दो। मैं एक बार पानी पी लूं थोड़ा सा आपने। तो बताओ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जिसने भी द बताया कि एवं द दोनों, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी प्यारे बच्चों आपका याद रखना कहां पर पाई जाती है, आपकी केरल, कर्नाटक, फिर आपकी प्यारे बच्चों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर प्यारे बच्चों आपकी आएगी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। बच्चों पश्चिमी बंगाल में आपकी यही पाई जाएगी। पश्चिमी बंगाल के बाद बात करें प्यारे बच्चों ओडिशा के अंदर आपकी कौन सी मिट्टी आएगी, लेटेराइट मिट्टी आएगी। तो भारत के किन किन राज्यों के अंदर लेटेराइट मिट्टी आएगी, तो बात करें हम बता देता हूं आपको, थोड़ा सा याद रख लेना। जो आपका कर्नाटक होगा, कर्नाटक से लेकर यहां तक आपकी जो मिट्टी आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, तो वो मिट्टी आपकी प्यारे बच्चों कौन सी है, आपकी याद रखना लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी है प्यारे बच्चों, लेटेराइट मिट्टी है। ओके, एक बार शेयर कर दो सेशन को अपने को। फिर चलो ये रहा अगला धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए। वापिस मिट्टियों से एक क्वेश्चन है कि पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, कि पर्वतीय जो स्लोप होते हैं उन पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, वृक्ष उगाकर, सोपान कृषि करके, पट्टीदार कृषि करके और समोच्च रेखीय कृषि करके। तो बताओ जल्दी सी बताओ दोस्तों इसका सही राइट आंसर क्या होगा, सबसे सटीक आंसर क्या होगा इसका प्यारे बच्चों। तो सबसे सटीक प्यारा आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका प्यारे बच्चों, कौन सा, द हो जाएगा, समोच्च रेखीय कृषि। ये क्या की जाती है, पहाड़ी ढलानों के विपरीत की जाती है। ये कृषि आपकी क्या की जाएगी, जो पहाड़ी ढलान होंगे उन पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा के अंदर पट्टी बनाकर की जाएगी। पट्टी बनाकर ये क्या की जाएगी, कृषि की जाएगी। पट्टी के क्या बनाएंगे, खेत बनाएंगे, और खेत बनाकर फिर उससे क्या करते हैं, हल से इसको क्या करते हैं, जोतते हैं। तो ये इस प्रकार की कृषि आपकी क्या कहलाती है, समोच्च कृषि कहलाती है। सोपान कृषि आ जाए, यदि समोच्च आपको ना मिले तो कौन सी सही करोगे प्यारे बच्चों, सोपान कृषि आप करोगे। इस प्रकार में जो आपकी ये होती है
जैसे चाय है, चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? सोपान कृषि या समोच्च कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो याद रखना, जब पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में कृषि करेंगे तो वो क्या कौन सी होती है? आपकी समोच्च रेखीय कृषि होती है। चले प्यारे बच्चों, ये रहा लोनी व क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है? एक तो लोनी है आपकी और एक आपकी क्षारीय मृदा है। लोनी व क्षारीय मृदा, क्या हो गया यार? लोनी व क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर, बंगर, कल्लर, खादर। लोनी व क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो बताओ कौन सा है आपका राइट आंसर? आपका क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके कि लोनी और क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है। इनमें से याद रखना सबसे सटीक आंसर आपका क्या होगा? कल्लर। तो लोनी व क्षारीय मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कल्लर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं, याद रखना। फिर आगे चले बच्चों, इस बार आपका क्या हो जाएगा? ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। रीजनिंग से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा दिमाग लगाने वाली इसमें आवश्यकता नहीं है। क्या पूछा है? बी पिता है सी का, यानी बी की को बाप है सी को, सी का बाप है, परंतु बी है सी का पुत्र नहीं है। यो बी है को के को नहीं, बेटो को नहीं, बेटा नहीं है। तो बी का सी से क्या रिश्ता होगा? अरे बेटो तो को नहीं, लेकिन बेटी तो हो इसके है। पुत्र तो पिता है, पिता तो है ही बी की को सी को, तो जरूरी है कि बेटो ही हो, बेटी भी तो उसके, तो माता पिता पुत्री। ओके, बिल्कुल इजी। उड़ा दो ऐसे प्रश्नों को, मत ज्यादा दिमाग लगाया करो। ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। पुरुष औरत को कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ? लड़के की माँ, तुम्हारी माँ, तेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब लुगाई खुद ही भी आदमी की लुगाई। बताओ कि औरत उस लड़के से किस प्रकार है? भाई जो आदमी पुरुष बोलता है, उस पुरुष की पत्नी कौन है? छोरे की माँ, और उसकी माँ की इकलौती बेटी वो खुद ही होगी, और वो माँ है या जो महिला है वो बच्चे की क्या लगेगी? माँ लगेगी। वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत कौन सा है? ये क्वेश्चन आप बताओ, निम्न में से गलत कौन सा है? आपके सामने निम्न में से गलत कौन सा? एक तरफ आपकी जनजाति है और एक तरफ आपका क्या है जहां पर ये पाई जाती है? प्रदेश। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ आपका क्या है? प्रदेश है जहां पर ये पाई जाती है। हमारे भारत में होता है क्या? हर माता पिता का सपना होता है। पिता सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मम्मी सोचती है मेरा बेटा इंजीनियर बने, और बेटा इंस्टाग्राम के ऊपर प्रिया के जवाब का इंतजार करता रहता है कि प्रिया यदि तूने जवाब नहीं दिया तो मैं नस काट लूंगा। तो याद रखियो, जब कोई मोबाइल के ऊपर इंस्टा के ऊपर आप बात करो ना तो टाइम खराब करो। बोल मेरी सोन चिड़ी के डंग है के डंग नहीं है, एक बार वीडियो कॉल करके देख लियो कि देखो सोन चिड़ो बैठे और ऐसा में सोन चिड़ा का धक्का मचट जाए थे। बताओ इको बताओ। चलो मजाक तो चलता रहता है क्लास में। चलो निम्न में से गलत कौन सा है? भील जनजाति, मालवा, थारू जनजाति, तराई, गोंड जनजाति बस्तर के अंदर, और टोडा जनजाति मणिपुर में। रेगुलर आप लाइव क्लास ले रहे हो तो बच्चों ये क्वेश्चन है काफी बार। टोडा जनजाति मैंने बता दी कहां पर पाई जाती है। बिल्कुल, टोडा जनजाति आपकी कहां पर पाई जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहां पर पाई जाएगी? नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर आपकी कौन सी पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है प्यारे बच्चों। मणिपुर में आपकी कोली जनजाति पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? कोली जनजाति आपकी कहां पर पाई जाती है? तो कोली जनजाति आपकी कहां पर पाई जाएगी प्यारे बच्चों? कहां पर पाई जाएगी आपकी? तो याद रखना कहां पर पाई जाती है? मणिपुर के अंदर रह जाएगा। बिल्कुल, भील जनजाति, मालवा, थारू जनजाति, तराई, गोंड, बस्तर के अंदर टोडा जनजाति। नीलगिरी की पहाड़ियों में अक्सर ये क्या करती है? भैंस पालक जनजाति होती है, और वर्तमान में ये लुप्त होने के कंगार पर है। थोड़ा सा ये याद रख लेना। ये थोड़ा क्वेश्चन है देखो कि भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय सुनामी, भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय सुनामी प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में अंतरराष्ट्रीय सुनामी प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों? आपके सामने है ऑप्शन 2004, 2005, 2006, 2007। तो प्यारे बच्चों बताओ जल्दी सी, 2005, 6, 7, 8 कब हुई थी आपकी ये?
तो जिस भी बच्चे ने 2006 बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जिसने 2006 बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्या था, भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाई गई थी, कब अपनाई जाएगी, 2006 के अंदर आपकी अपनाई जाएगी। ओके, क्लियर है दोस्तों। प्यारे बच्चों, अपने कौन होते हैं, गाना सुना होगा आपने, अपने तो अपने होते हैं। अपने कौन होते हैं, अपने वो होते हैं जो हमें समझते भी हैं और हमें समझाते भी हैं। तो अपने वो ही होते हैं जो हमें समझेंगे और हमें समझाएंगे। ओके, तो ऐसे कौन है, तो हमारे घर वाले हैं जो हमें समझते भी हैं और हमें समझाते भी हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश में नहीं गुजरती। कल क्वेश्चन करवाया था, यदि आपने क्लास लिया तो बिल्कुल सही कर दोगे। केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो याद रखना, मैक्सिको से आपकी कल कौन सी गई थी, करक गई थी, करक गई थी क्या, करक गई थी कल मैक्सिको से। याद रखना, भूमध्य रेखा है आपकी कहां से नहीं गुजरेगी, मैक्सिको से नहीं गुजरेगी। और याद रखना, कांगो से भी आपकी कौन सी गुजरेगी, तो कांगो से आपकी कौन सी जाएगी, आपकी यही जाएगी। जकार्ता से आपकी कौन सी जाएगी, तो जकार्ता से आपकी यही जाएगी। भूमध्य रेखा है वो याद रखना विक्टोरिया झील के बीच से जाती है। विक्टोरिया आपका कौन सा है, विक्टोरिया झील के मध्य से जाने वाली रेखा कौन सी है, तो विक्टोरिया झील को काटने वाली कौन सी है, भूमध्य रेखा रह जाएगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश को नहीं काटती, केन्या को काटती है, कांगो को काटती है, इंडोनेशिया, ब्राजील इनको काटती है। याद रख लेना थोड़ा सा, मैक्सिको को नहीं। मैक्सिको से कौन सी जाएगी, कर्क रेखा जाएगी। चले अगले क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा, कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। हमारे महात्मा गांधी जी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी ने। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दो कि किसने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था। तो जिस भी प्यारे बच्चे ने ए बताया उसका सही हो जाएगा। ये किसने कहा था, गांधी जी ने। इस प्रकार के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आप क्या कर लिया करो, साथ साथ में नोट कर लिया करो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन है वो तो हम रिपीट लगभग से होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन है रिपीट नहीं होते। और ये क्वेश्चन बाय डायरेक्ट आ जाएगा कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो आपके लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। ओके, चले। राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाए। 352 आर्टिकल कौन सा आपका प्यारे बच्चों, 352 आर्टिकल कौन सा आपका, 352। और 352 है वो उसकी घोषणा करने के बाद संसद के सदन के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के अंदर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो संसद के दो सदन आपके कौन से, राज्यसभा और आपकी लोकसभा। तो लोकसभा में कब तक इनका क्या हो जाना चाहिए, प्रत्येक सदन द्वारा उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। 2 माह हो जाना चाहिए, 6 माह है, 4 माह है, 1 माह है। 1 मिनट नहीं, 1 माह। 1 मिनट में तो नहीं होगा, 1 माह है। तो 1 माह आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 मिनट में नहीं होगा, 1 मिनट में तो कुछ नहीं होता, 1 मिनट में तो फोन ही को नहीं उठाए। तो 1 माह है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन गलत कर देगो प्यारे बच्चों तो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल लो लेवल की मानी जाएगी। तो इसको आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। क्या कि दोस्तों, ना किसी से जलते हैं ना किसी से डरते हैं, बस हमारी एक छोटी सी जिंदगी है जो हम हमारे हिसाब से जीते हैं। समझ गए, ना किसी से डरते हैं ना किसी से जलते हैं, बस हमारी एक छोटी सी जिंदगी है और वो जिंदगी हम हमारे हिसाब से जीते हैं। और ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से इसका आंसर कि उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, किसका अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का,
और राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो याद रखना राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होगा, तो प्यारे बच्चों किसका होगा, राज्यसभा का होगा। किसका होगा, राज्यसभा का होगा। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, लोकसभा का। योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना, पूर्व इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। क्या था, योजना आयोग था बच्चों, जिसकी स्थापना मार्च 1950 के अंदर नेहरू जी के द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों। रह जाएगा याद कि उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, तो किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग का प्रमुख कौन होगा, तो हमारा प्रधानमंत्री होगा। और लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। या लोकसभा किसका नेता होता है, संसद का शेर कौन होता है, प्रधानमंत्री। किसने 2 पूर्ण पंक्तियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था, यानी 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं आपके, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं आपके, तो इसमें बिल्कुल सही आपका कौन होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो 1952 से लेकर बच्चों 57 और 1957 से लेकर प्यारे बच्चों 62 तक, ये 2 बार ये भारत के क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। रह जाएगा याद, कार्यकाल भी याद रख लेना साथ में। पहला 52 से लेकर 57 के बीच, दूसरा 57 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल। 62 से ही कौन दिखा, आल्यो बच्चों दिख रहा है। क्लास को शेयर कर दिया करो, और क्लास अच्छी लगे तो इसको क्या कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आपके लिए क्लास है, आप लोगों की क्लास है, और आप जितना सहयोग करोगे उतना हमारा परिवार बढ़ता जाएगा। और आपके सहयोग के बिना हमारा यहाँ पर है भी क्या, हमारे मेरा तो परिवार हो वो आप ही हो, जो हमारी फैमिली है वो परिवार वो आप ही हो। ऑफलाइन क्लास में भी आप, ऑनलाइन में भी आप, क्योंकि हमारे से पूरा भारत वो तो जुड़ा हुआ नहीं, जो दिल्ली टच में रहते हैं वो ही जुड़े हुए हो। तो कर दिया करो शेयर। क्योंकि याद रखना हमेशा, तुम जो कर सकते हो वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। बस तुमने खुद को कमजोर मान रखा है। तुम खुद को कभी कमजोर मत मानना, फिर तुम दुनिया में वो काम कर जाओगे जो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है करने की। तो खुद को कभी कमजोर मत मानना, और लाइक शेयर कर दो अपनी क्लास ने। दूसरा कर्ज की तो अफा क्यों कौन कर्ज का ना, हाँ आओ। तो निम्न में से विद्युत का उत्पादन करता है एमीटर, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर। तो कौन करेगा, जनरेटर। अपा बोला जनरेटर, जनरेटर करेगा। कौन सा करेगा, जनरेटर करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस लास्ट है ये क्वेश्चन दोस्तों, कि जमी हुई झील की तली का तापमान कितना होता है। कि झील है वो जम गई और उसकी तली का तापमान कितना रहेगा। बर्फ कितने पर जमती है, 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, लेकिन माइनस पर 0 पर जम जाएगी। लेकिन जो जमी हुई झील है आपकी याद रखना, तली का तापमान कितना होता है, -4 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री और -2 डिग्री। तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात। ये थी आज की हमारी प्यारी सी क्लास। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट। और एक बार क्लास ने लाइक कर जाओ, और थारा जगह भी साथ ही तैयारी करें बाकी करने शेयर कर दो, आपने परिवार ने बढ़ाता रहो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत अगेन।